ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब लोग। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस F इक्वल्स टू ma। और मोर ओवर ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है अनबैलेंस्ड फोर्स। दैट मींस न्यूटन का फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम को सजेस्ट करता है, जबकि न्यूटन का सेकंड लॉ ये बताता है कि जब अनबैलेंस फोर्स जिसकी वजह से वो इनर्शिया लूज करे तो वो अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज F इक्वल्स टू ma। But moreover, this law is give as that कि force is directly proportional to change of momentum। ये हमें ये सिखाता है कि जो unbalanced force होता है वो किसके बराबर होता है, that unbalanced force is equals to change of momentum per unit time। ठीक है, तो ये हमें बताता है फोर्स इक्वल्स टू ma के बारे में। तो ये कैसे डिराइव हुआ, इसके न्यूमेरिकल कैसे होंगे। तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल मिशन विजन क्लासेस। तो कॉपी पेन निकाले और शुरू हो जाए न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो भाई न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जिस्ट तो यही है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जाएगा किसी भी बॉडी पे, वो बॉडी के मोमेंटम को चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Means it is directly proportional to the rate of change of momentum with respect to time. Greater the unbalanced force, greater will be the change of momentum। जितना ज्यादा unbalanced force होगा बॉडी में उतना ज्यादा मोमेंटम बदलेगा वक्त के साथ। ठीक है, तो मोमेंटम तो आपने पढ़ा है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लिखता हूं अपॉन टाइम। ठीक है, तो m मास v वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम का जिसे हम p कहते थे फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे मोमेंटम हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तभी हमारे पास चेंज आएगा। तो फाइनल के लिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल के लिए इनिशियल वेलोसिटी। m और m अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा v माइनस यू अपॉन टी। और शायद आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा जब हम लोगों ने v इक्वल्स टू यू प्लस AT डिराइव किया था। तो v u यहां लाके माइनस का u इक्वल्स टू AT, तो यहां से a हम बोल सकते थे v माइनस यू बाय टी। दैट मीन्स ये टर्म है एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस, दैट इज एक्सेलरेशन। तो जो अनबैलेंस फोर्स हमारे पास आया दैट इज m इंटू a। तो ये फॉर्मूला इस तरह से हमने यूज किया। बट ध्यान रहे यहां पे हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन चेंज होगा तो यहां पे इस लॉ से आगे बढ़ के हमें काम करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये बात वैलिड है। जब एक्सेलरेशन चेंज होगा तब हमें कुछ आगे दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। बट मोर ओवर आपकी किताबों में यही है, तो हम इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। अब सपोज मेरे पास ये एक पुली है और इस पुली पे मैंने एक मास लगाया है m। ठीक है, और एक मास मैंने यहां पे लगाया है m2। सपोज ये m1 है और सपोज ये m2 है। ठीक है, ये मास a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये मास a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। अब हमें पता करना है कि भैया इस रोप पे जो t आया है या इस रोप पे भी जो t आएगा वो कितना होगा। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है इस m2 पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ड्यू टू इट्स वेट m2 इंटू जी। इसी तरह इस m1 पे भी नीचे एक फोर्स लगेगा विच इज m1 इंटू जी। तो अगर मैं पहले इस m2g वाले कॉन्सेप्ट पे आऊं, m2g इक्वल्स टू या ऊपर की तरफ t, और आपकी बॉडी a एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो बात समझना आपकी बॉडी का मूवमेंट कहां होगा, इस तरफ। कौन सा फोर्स ज्यादा, t ज्यादा या m2g ज्यादा? भाई m2g ज्यादा, ऑब्वियस है, तभी तो बॉडी नीचे आ रही है। तो जिस डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन मिले उसके फोर्स को आप ग्रेटर मानना और अप्लाई करना F इक्वल्स टू m, F इक्वल्स टू ma। और ये F क्या होगा, नेट फोर्स। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, m2g माइनस टी इक्वल्स टू
m क्या है m2 और a ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो अगर मैं यहां से t निकालना चाहूं तो m2g ये यहां लाके m2a इक्वल्स टू t, इस तरीके से मैं टेंशन कैलकुलेट कर सकता हूं, है ना, इस रोप के लिए। सिमिलरली अगर मैं दूसरे डायग्राम पे जाऊं, इस m1g और ऊपर की तरफ लग रहा है t, तो यहां से भी मैं t कैलकुलेट कर सकता हूं। अब ध्यान क्या रहे, जब ये बॉडी a एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो ये बॉडी a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होगी, क्योंकि भाई दोनों एक ही रोप पे है। जिस एक्सेलरेशन से ही नीचे आएगी इसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगी। तो यहां पे हम लोग लगा सकते हैं वही F net इक्वल्स टू ma। तो F net क्या होगा, ऊपर वाला t ज्यादा होगा माइनस नीचे वाला m1g कम, मास m1 और एक्सेलरेशन a। तो यहां से भी हम t कैलकुलेट कर सकते हैं m1a प्लस m1g। ठीक है, तो यहां से भी टेंशन कैलकुलेट की जा सकती है, यहां से भी, और दोनों टेंशन इक्वल होंगी। तो इतना नोट करें। तो हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल अप्लाई करते हैं, किस तरह से वो न्यूमेरिकल होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे अब एक वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, है ना। मैं इसी न्यूमेरिकल पे वैल्यू पुट ऑन कर देता हूं कि भाई इस तरीके का कोई एक अरेंजमेंट है जहां पे आपको दिया हुआ है m2 इक्वल्स टू 4 kg एंड m1 इक्वल्स टू सपोज 2 kg। तो अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड t एंड फाइंड a। इस रोप पे क्या टेंशन आई होगी और इस रोप का ये एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। मैं सबसे पहले इस m2 पे वर्क करता हूं। तो m2 इंटू जी, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और t ऊपर की तरफ, और आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन है नीचे। दैट मींस ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो लगाते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, F नेट इक्वल्स टू ma। ये नेट अनबैलेंस फोर्स के बारे में है। तो नेट फोर्स आपका लगेगा m2g माइनस t इक्वल्स टू m2a। अब यहां पे m2 की वैल्यू है हमारे पास, मींस 4g माइनस टी इक्वल्स टू 4a। इसको बोले इक्वेशन 1 और अभी यहीं छोड़ दें। ठीक है, इसी तरीके से हम अब निकालें किसके लिए, नीचे आपका लगेगा यहां पे m1g, ऊपर t लग रहा है, और ऑब्वियसली ये a एक्सेलरेशन से नीचे है तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर होगा। तो m1g नीचे और t ऊपर, है ना, यहां साइड में लिखता हूं m1g नीचे तो t ऊपर, और बॉडी का एक्सेलरेशन भी ऊपर है। दैट मींस ये t बड़ा है। तो यहां भी हम लगाते हैं F नेट इक्वल्स टू ma। तो F नेट क्या होगा, t माइनस m1g इक्वल्स टू मास कितना है m1 एक्सेलरेशन a। तो m1 भी हमें दिया हुआ है विच इज 2। तो t माइनस 2g इक्वल्स टू 2a, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं साथ लूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए आपको मिलेगा 4g माइनस टी इक्वल्स टू 4a और t माइनस 2g इक्वल्स टू 2a। इसको सॉल्व करें तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल, 4g माइनस 2g 2g, और 4a प्लस 2a 6a। तो यहां से आप लिख सकते हैं 2g इक्वल्स टू 6a। आपके पास g की वैल्यू भी है, g लेट इट बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू 10 और ये 6 आ जाएगा नीचे इक्वल्स टू a। तो 2 3 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया a एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है t। तो हमारे पास दो रिलेशन है, या तो इसमें, जिसमें चाहो आप रख सकते हो। तो मैं रखता हूं बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखता हूं। तो इक्वेशन 2 है मेरी t माइनस 2, g की जगह रख दो 10 इक्वल्स टू 2 इंटू a आप निकाल चुके हैं 10 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा t माइनस 2 10 20 इक्वल्स टू 20 अपॉन 3। तो ये 20 वहां जाके प्लस, तो t इक्वल्स टू 20 अपॉन 3 प्लस 20। तो 3 इंटू 20 60, 60 प्लस 20
80/3 न्यूटन का टेंशन आएगा। आप अगर फर्स्ट इक्वेशन पे भी रखेंगे तो भी यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ टी, बिकॉज टी सेम होता है। तो पॉज करके नोट कर लें भाई, पॉज करके नोट कर लें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं कि अगर हम किसी एक ब्लॉक को एक सरफेस पे रखते हैं तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस तरह से उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने एक सिस्टम लिया जहां पे मैंने एक सरफेस लिया है ना, इस सरफेस पे एक बॉडी है मास m की, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F1, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F2, और मेरा F1 ग्रेटर है F2 के, है ना, दिख रहा है आपको? सर थोड़ा सा ऊपर हो गया है। हाँ, जहां पे मेरा F1 ग्रेटर है F2 के, तो ऑब्वियसली जब F1 बड़ा होगा तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, लेट इट बी ए एक्सेलरेशन से यहाँ मूव कर रही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब बॉडी ऊपर है तो नीचे एक mg लगेगा, ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा m, बट होगा क्या, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये mg एक दूसरे को कैंसिल ओवर कर देंगे। व्हाई? क्योंकि बॉडी का मूवमेंट वर्टिकली हो ही नहीं रहा है, दैट मीन्स ये वर्टिकली इक्विलिब्रियम में अभी भी है, दो इट हैज कंटेन एक्सेलरेशन है, लेकिन ये एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमें इफेक्ट हॉरिजॉन्टल ही करना है स्टडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएं F net इक्वल्स टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ, F net इक्वल्स टू ma। तो F net कितना होगा भाई, ये फोर्स ज्यादा है, दैट मीन्स F1 माइनस F2, m जो भी मास होगा, और एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से ये जा रहा होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक काम करता हूं, मैं इसी क्वेश्चन में वैल्यू दे देता हूं, मैं आपको m दे देता हूं 10 kg, मैं आपको F1 दे देता हूं सपोज 20 न्यूटन, और मैं आपको F1 दे देता हूं लेट इट बी 10 न्यूटन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो F net इक्वल्स टू ma, F net कितना होगा 20 माइनस 10 इक्वल्स टू ma, m मास कितना दिया है मैंने 10, और एक्सेलरेशन हमें पता करना है ना, हमें पता क्या करना है, ऑब्वियस है एक्सेलरेशन। तो 20 माइनस 10 इज 10 इक्वल्स टू 10 है, ये 10 डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी। व्हाई वी आर नॉट रिजॉल्विंग दिस m and mg, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी सरफेस पे है और सरफेस पे ही ये मूव कर रही है, इसका यहाँ और नीचे की तरफ कोई मोशन नहीं है, इसीलिए ये नॉर्मल और mg को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं कि भाई ये F net इक्वल्स टू ma फॉर हॉरिजॉन्टल, सॉरी फॉर वर्टिकल, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। F net कितना होगा n माइनस mg, और दोनों इक्वल है, n इक्वल्स टू mg, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। तो n माइनस mg इक्वल्स टू ma, तो n और mg जब सेम है तो एक दूसरे को कट करेंगे, यू विल गेट 0, एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 बाय m, तो एक्सेलरेशन मिला 0। तो जब 0 एक्सेलरेशन है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये 0 एक्सेलरेशन है, ये तो हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई, तो पॉज करके इसको नोट कर लें। ठीक है, तो यहां थे ये आपके न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल कॉन्सेप्ट। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।